हेलो गाइस, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड विद द मैराथन क्लासेस ऑफ योर सॉल्यूशन ऑफ योर सीडीएस एंड एनडीए पेपर। तो बच्चों, अभी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं द सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ CDS 1 2022। तो बच्चों, आप सभी को इस चीज की क्यूरियोसिटी होगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर ऑन यूट्यूब, बट हम लेकर आए आपके साथ बिल्कुल सटीक विद एक्सप्लेनेशंस आपके CDS के जो है क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो बच्चों अपना जोश बिल्कुल बनाए रखेंगे एंड मेक श्योर कि आपको जो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे ऑथेंटिकेट मिलेंगे। वी हैव टेकन टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी टू जस्ट मेक अप publicity to give you answer the day your paper conducted. Okay, so अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं with your CDS examination GK का। तो let's start with that and keep your spirit high. Okay, और ध्यान रखेंगे अगर आपको मेरी या हमारी ये वीडियोस अच्छी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें। एंड इन केस आपको लगता है कि आपका स्कोर जो है कट ऑफ पार कर रहा है तो मेक श्योर हमारी SSB की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उन SSB की क्लासेस को डेफिनेटली ज्वाइन करें। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। दे आर आस्किंग अबाउट द अर्बन सेटलमेंट। देखिए, इसमें सिर्फ ये पूछा गया था, ये एक जीके का क्वेश्चन है। दे हैव आस्क्ड अबाउट कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी सिटी है जो सबसे प्रथम 1 मिलियन पॉपुलेशन को जो है पार करा था, तो इट इज लंदन। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से। वैसे तो मोर देन करीब 1892 तक आते आते मोर देन 175 सिटीज जो है उन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन का साइज जो है क्रॉस कर लिया था, बट सबसे पहला शहर कौन सा है बच्चों? लंदन। ये जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी को लेकर है। इट इज आस्किंग अबाउट कोपेन्स स्कीम। तो ध्यान रखेंगे, कोपेन का क्लासिफिकेशन आया था, आपको पता होना चाहिए। कोपेन ने कुछ कैपिटल लेटर्स के जरिए ABCDE, he has taken 5 कैपिटल लेटर्स और इन 5 कैपिटल लेटर्स के द्वारा इन्होंने कुछ कोड वर्ड्स बनाए थे। ठीक है, तो उन्हीं कोड वर्ड्स के आधार पर ये क्वेश्चंस आपके समक्ष आपका क्वेश्चन आया है। 5 उन्होंने क्या लिए थे? कैपिटल लेटर्स, और लाइकवाइज उन्होंने कुछ लिए थे स्मॉल लेटर्स, जैसे उन्होंने लिया था M, H, A, B, W एंड सो ऑन, और इनके कुछ पर्टिकुलर नाम रखे थे। लाइक अगर मैं कैपिटल A की बात करूं तो इसका मतलब है ट्रॉपिकल, और B की बात करूं ड्राई क्लाइमेट, C की बात करूं मिड लैटिट्यूड। ठीक है, फिर D की बात करें कॉन्टिनेंटल, E की बात करें पोलर क्लाइमेट, और फिर इनका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो यहां पर आपको यह बताना है कि भारत का जो राजस्थान वाला एरिया है उसका जो वेस्टर्न फ्रिंज है। तो देखो, जब वेस्टर्न फ्रिंज की बात करते हैं तो थार डेजर्ट की हम बात करेंगे। तो वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, यहां पर ड्राई क्लाइमेट है। तो अगर मैं इन 5 ऑप्शन में देखूं, जो 5 कोड वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से आपका बी पे सबसे पहले नजर जाती है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में उन्होंने बोला है 2 में A दिया हुआ है और 1 में C दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी कि हाँ ट्रॉपिकल हो सकता है। यस वी कैन से ट्रॉपिकल, बट बिकॉज इट इज द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान, तो यूपीएससी ने ऑप्शन में आपके लिए थोड़ी सी लीनियंसी करी है। तो यहां आपको एकदम पता चल जाना चाहिए दैट हमारा आंसर क्या होगा, चार्ली। बिकॉज जो W है, तो ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ा होगा GS में, तो W में हम अपनी क्लासेस में जब हम ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हैं तो टीचर्स क्या बताते हैं? W स्टैंड्स फॉर व्हाट? नो रेन इन विंटर, बट जो रेन होती है वो समर्स में होती है ना। तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आप जिसे कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? चार्ली। ठीक है, फिर बता रहा हूं, कोपेन क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है क्लास में तो डेफिनेटली आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। Now the next question is related to the Bermuda Islands। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कैरिबियन आइलैंड है, आपने नॉर्थ अमेरिका का जब वर्ल्ड आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि यहां पर फ्लोरिडा, आपके बर्मुडा आइलैंड एंड यहां पर आपका हेटी, कैरिबियन आइलैंड्स है ना। तो इन पर्टिकुलर आइलैंड्स को मिलाकर के ही क्या बोला जाता है? वी कॉल्ड इट एज बर्मुडा ट्राइंगल। तो बर्मुडा आइलैंड्स जो हैं, उन्होंने ये पूछा है कि जो बर्मुडा द्वीप है ये कौन से समुद्र में लोकेटेड है। तो यू नो अबाउट इफ दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड इसी के नीचे साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका। तो इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में समुद्र पड़ता है अटलांटिक, और जो बर्मुडा पड़ेगा वो नॉर्थ अटलांटिक में पड़ेगा। वैसे भी ऑप्शन में उन्होंने साउथ अटलांटिक दिया ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? ब्रावो।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उन्होंने ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, रेगुलरली ये क्वेश्चंस आजकल आ रहा है, खासकर कि आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट के ऊपर, बिकॉज यूपीएससी हैज स्टार्टेड एडिंग फ्यू चैप्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चीजें जो है ऐड करते जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे आप अगले वाले पेपर में, बिकॉज बहुत ही जल्द आपका सितंबर में, हार्डली 4 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर दैट पेपर ऑल्सो, तो अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली रखेंगे आप, है ना। तो इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर उन्होंने पूछा है परसेंटेज। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं इसको लेकर के, कि भारत में एक राज्य या यूनियन टेरिटरी को लेकर के जो फॉरेस्ट एरिया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो वो बेटा मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे उन्होंने प्रश्न में पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज वाइज इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसका करीब 84% एरिया जो है क्या है, फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, यहां पर 2 चीजें आती हैं। अगर उन्होंने परसेंटेज पूछा है तो आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर उन्होंने एरिया पूछा है तो आंसर कुछ और होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ध्यान रखेंगे, व्हाट इज स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ? जब भारत की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से क्या हुई, बूम हुई, तो वो पर्टिकुलर वर्ष था 1951 से 1981 का। दैट्स व्हाई, इसी वजह से आपने पंचवर्षीय योजना में सुना होगा, हम 5 ईयर प्लान्स में लेकर आए थे फैमिली प्लानिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये था, आंसर आपका इसका है ब्रावो। नाउ अगेन अगला क्वेश्चन आपका बच्चों है ज्योग्राफी से संबंधित। तो आपने एक बहुत अच्छा फेमस टूरिस्ट स्पॉट सुना होगा हिमाचल में, मणिकरण साहब। तो जो मणिकरण है बेटा, यहां पर आपने देखे होंगे गर्म कुंड, और यहां पर आपको जो गर्म कुंड प्राप्त होते हैं, तो ये किस वजह से, ये गर्म कुंड कौन सी पर्टिकुलर एनर्जी को डिनोट करते हैं? तो आपका आंसर होगा जियोथर्मल, बिकॉज जो नीचे मैग्मा है वही पर्टिकुलर मैग्मा हीट को ट्रांसफर कर रहा है, और जहां पर भी वाटर टेबल है उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो उस जियोथर्मल एनर्जी की वजह से ही यहां पर आपको ऐसे गर्म कुंड प्राप्त होते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्रावो, ठीक है। चलिए अगला, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दे आर आस्किंग अबाउट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो बच्चों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अगर हमारा खर्चा, हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाए। भाई अगर हम सरकार की इनकम की बात करते हैं तो सरकार की इनकम का मतलब रेवेन्यू, तो अगर सरकार का जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। और ये टर्म को सबसे पहले कंसेप्ट को देने वाले कौन थे? जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। चलिए ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से इकोनॉमिक्स को लेकर है बेटा। अब ये आपका इको और ज्योग्राफी दोनों को जोड़ रखा है उन्होंने, ओके। तो यहां प्रश्न पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है, ध्यान रखेंगे एनवायरनमेंट के। तो यहां पर ऑप्शन में हालांकि यूपीएससी ने 3 दिए हैं, एनवायरनमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 4 हैं वैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमें पर्यावरण से संसाधन प्राप्त होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन ये भी कहती है दैट हम कैसे दिए गए संसाधनों का मानवता के लिए मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपने वर्ड सुना होगा इकोनॉमिया, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो यहां पर संसाधन हमें प्रोवाइड होता है पर्यावरण से, हमें अपने जीवन जीने को लेकर के सस्टेन करने के लिए जो है सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, एनर्जी, रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल एंड ऑल। और यहां पर आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब जैसे आप कहते हैं आर्ट, कला, जैसे नेचर से जुड़ते हैं, ब्यूटी, आप जाते हैं, जैसे कभी भी अगर आपको शांत चित्त चाहते हैं तो आप पर्यावरण से जुड़ते हैं, पर्यावरण में जाकर के आप टूरिस्ट स्पॉट में जाकर के आप अपने आप को जैसे योगा करना है, या इफ यू वांट लाइक काइंड ऑफ आर्ट ऑफ यू नीड पीस, आर्ट ऑफ पीस चाहिए, तो पर्यावरण हमें ये ऐसी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरण से हमें ऐसी सेवाएं भी उपलब्ध जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो क्योंकि ये तीनों संसाधन पर्यावरण से मिलते हैं तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चार्ली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में देखें, तो ये आपका प्रश्न है बच्चों हिस्ट्री से संबंधित, और क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि भाई पॉवर्टी को लेकर के ध्यान रखना कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉवर्टी को एक
मापने की, एक मापदंड की, एक पैरामीटर का, एक इंडिकेटर बताया था। तो आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें एक किताब का नाम सुना होगा आपने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उन्होंने, आपने एक किताब सुनी होगी दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, कि कैसे भारत से सारी संपत्ति का, वेल्थ का जो है ड्रेन कहां हो रहा था, इंग्लैंड की तरफ। तो इट वाज दादा भाई नारोजी जिन्होंने गरीबी को एक मापदंड बनाने का क्या करा था, सिफारिश करी थी, एक इंडिकेटर बताया था। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, दादा भाई नारोजी। चलिए, अगर आपने दादा भाई नारोजी की जीवनी को थोड़ा सा, ऑटोबायोग्राफी, उनके फैक्ट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपका तब समझ में आएगा। एक चीज मैं यहां पर और कोट कर देता हूं, अगर आप यूपीएससी के पेपर को देखें, इस बार का जो एनडीए का पेपर आया है ये डायरेक्ट नहीं है, सीडीएस का डेफिनेटली, कल का जो आपका पेपर है सीडीएस का वो थोड़ा कैसा था बच्चों, वो डायरेक्ट था, लेकिन एनडीए का पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट इट वाज ट्रिकी। ठीक है, उसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड, है ना, ये सब चीजें उसमें मिक्स थी कि बच्चे का एक्चुअली में एप्टीट्यूड क्या है, उसकी रीजनिंग, लॉजिकल पावर कैसी है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुंचेंगे। कल के पेपर में आप ये देख सकते हैं, और खास करके ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़कर जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर जाते हैं, पर आप देखेंगे कल के पेपर में क्वेश्चन पोस्ट हिस्ट्री के भी आ रखे हैं। तो इट मींस आप केवल एक चीज पर स्टक नहीं होंगे, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ओके, बिकॉज इट इज कॉम्पिटिशन डे बाय डे, द स्टूडेंट्स आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स को लेकर है। उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो डिनोट करेगा, जो बताएगा टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, मनी, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज के, मतलब किसी प्रोडक्शन में। मानो अगर मैं एक मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मार्कर के प्रोडक्शन के लिए कौन से प्रकार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें पता है एक फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल में ही हमारे समक्ष क्या आएंगे, उसी से हम टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल सब खरीद सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों, अल्फा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। फिर से इकोनॉमिक्स को लेकर के उन्होंने ये पूछा है कि अगर मानो कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब जहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर भूमि पर कल्टीवेशन होता है, तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई। फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा जैसे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का आपका एक्टिविटीज हो गई, तो जितनी भी ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं तो उनके लिए इन तीनों में से सबसे लीस्ट क्वांटिटी में, सबसे लेस क्वांटिटी में किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां अगेन देखो, आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड, अगर आपका लॉजिकल पार्ट अगर आपका सही है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि फार्मिंग के लिए आपको भूमि के बिना फार्मिंग नहीं हो सकती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए आपको लैंड सबसे लेस क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो दैट्स व्हाई इसका राइट आंसर भी हमने क्या किया है बच्चों, अल्फा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष, Which of the following statement with regard to the National Rural Employment Guarantee Act 2005 is correct? अच्छा बच्चों ध्यान रखेंगे, इन केस अगर आपको लगता है बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक लेकर के अपने इंथुजियाज्म, अपने एनर्जी को बनाए रखें। ठीक है, अपने स्पिरिट हाई रखें, ब्रेक लेकर के वीडियो स्टॉप करो, फिर दोबारा से देखो। इस मोनोटोनस नहीं होना है, बहुत ही आप इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस हैं आज की, सो दैट आपको रियलाइजेशन हो जाएगा मार्केट में जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको बेस्ट आपको मिलेगा, और यही हम चाहते हैं कि बच्चों को जो मार्केट में बेस्ट है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए यहां पर प्रश्न है सीधा अगेन जनरल नॉलेज को लेकर के आपसे पूछा गया है कि जो नरेगा है, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं, तो मनरेगा से संबंधित कौन सा सही है। तो आपको ऑप्शन ही आपको बता देगा कि इसमें 175 दिन को लेकर के रोजगार की बात की गई है, गलत। ठीक है, इसमें महिलाओं को लेकर के ज्यादा वेजेस की बात की गई है, नो। हमारे संविधान में भी इक्वालिटी की बात लिखी गई है, तो इसमें कोई अलग से हायर वेजेस की बात नहीं है। यहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स, नहीं बेटा, यहां पर केवल क्या है, अनस्किल्ड जॉब्स को लेकर के है। चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि रूरल एरिया, तो बेटा ये रूरल वर्ड तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में ही आ रहा है, तो ये ग्रामीण इलाकों कर, तो हमारे भारत के जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए ये पर्टिकुलर योजना इंप्लीमेंट हुई है। दैट्स व्हाई वी हैव अ राइट आंसर डेल्टा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब हम 2 क्वेश्चन ये रहते हैं। क्वेश्चन इज, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आया। अब आपको संविधान से जुड़ा हुआ बहुत सिंपल, अगर आपने राष्ट्रपति की
पावर्स पढ़ी हो, इमरजेंसी पावर बच्चों, तो इमरजेंसी पावर 3 बताई गई थी। तो 3 कौन सी हैं? सबसे पहली आर्टिकल 352 वाली, देन आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ इमरजेंसी विच इज हेल्थ। तो यहां पर यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। ये बच्चे देखते ही बहुत बच्चे प्रसन्न हुए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए कि काफी टाइम बाद अब आपका ये क्वेश्चन आपका कैसा आया, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से पॉलिटी को लेकर है। मनी बिल आपको पता होना चाहिए, मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110। और मनी बिल के अंतर्गत क्या चीज नहीं आएगी? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे अगर, तो मनी बिल के अंतर्गत टैक्सेस आते हैं, बिल्कुल सही बात। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करना, विड्रॉ करना, ये सारी बातें रखी गई हैं। लेकिन अगर आप इसमें दिए गए विकल्पों में से चार्ली ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी, यानी कि लोकल अथॉरिटी का मतलब हो जाता है ग्राम सभाएं, विधान परिषद, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। तो लोकल पर्पस के लिए फाइन वर्ड जो आ रखा है इंपोज करना, यह मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसीलिए दिए गए विकल्पों में से भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा चार्ली। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। चलिए इसी चीज को हम जारी रखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इन्होंने जीएसटी को लेकर के क्वेश्चन दिया है बेटा यूपीएससी वालों ने कि जीएसटी में इनमें से कौन सी चीज कवर नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जीएसटी में बच्चों 2 चीजें कवर नहीं है, एक पेट्रोल और एक लिकर। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से पेट्रोल आपको दे दिया गया है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर भी क्या है बच्चों? पेट्रोल। ठीक है, हालांकि काफी कंट्रोवर्सी रहती है, न्यूज में कई बार आप इस चीज को सुनते भी रहते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है फिर से पॉलिटी को लेकर के। पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एस्टिमेट, आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं बच्चों, उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक एडहॉक कमेटी और एक आपकी आती है परमानेंट कमेटी। तो जो परमानेंट कमेटी होती है वो 6 प्रकार की होती है, और जो एडहॉक कमिटीज होती है ये टेम्पररी कमिटीज होती है। जो परमानेंट कमिटीज होती है इनको स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है, वी कॉल्ड इट एज स्टैंडिंग कमिटीज। पॉलिटी में, संविधान में स्टैंडिंग कमेटी लिखी गई है, और ये एक स्थायी समिति है। स्थायी समिति मतलब जो 12 महीने काम करती है। तो इन्हीं स्थायी समिति में जो 6 प्रकार की समिति होती है, उसी में एक समिति का नाम आपको पता होगा वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कमेटी। और ये फाइनेंशियल कमेटी फर्दर 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक आती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, और तीसरी होती है कमेटी ऑन पीएसयू। ओके, तो जैसा कि मैंने यहां लिखा, अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि एस्टीमेट कमेटी जो है वो एडहॉक कमेटी है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, मैंने एस्टीमेट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन। तो ध्यान रखेंगे कि जो रेलवे कन्वेंशन को लेकर के कमेटी बनाई गई वो एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी का मतलब जब जरूरत पड़ने पर किसी ऑब्जेक्ट के अचीवमेंट को लेकर के, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट होगा, और वंस द ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड वो कमेटी को खत्म कर दिया जाएगा। उसका वर्क अकम्प्लिश होने के बाद वो समिति समाप्त कर दी जाएगी। तो जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आती। तो दैट्स व्हाई बच्चों इसका उत्तर दिए गए विकल्पों में से हमने क्या लिखा है? नीदर 1 and 2, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट यहां गलत होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगेन इकोनॉमिक्स को लेकर क्वेश्चन आया है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक करेक्शन करेंगे कि आपका जो इंडियन सोशलिज्म में जो नहीं आता, तो ध्यान रखना भारत के अंतर्गत रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम सोशलिज्म की बात कभी भी नहीं होती है। इंडिया इज रियली, इट इज अ सॉफ्ट स्टेट। इंडिया डजंट टॉक्स अबाउट रेडिकलिज्म, सो दैट्स व्हाई इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? रेडिकल सोशलिज्म। ये ध्यान रखेंगे, आपको दिए गए विकल्पों में से रेडिकल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका जो है इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ब्रिक्स आपको पता होगा, जिसमें ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप ऑफ दीज कंट्रीज। तो ये समूह किस आधार पर बनाया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे इस विश्व में बहुत तेजी से उभरती हुई आर्थिक, आपकी क्या है, आर्थिक व्यवस्थाएं जो तेजी से उभर रही हैं वो देश हैं ये। तो आपके उसमें ऑप्शन में न्यूक्लियर पावर दिया हुआ है, ऑप्शन गलत हो जाएगा।
जो है ये औद्योगिकरण को लेकर दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। और यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बोला हुआ है, वो भी। ऑप्शन ही आपको ऐसे दे दिए हैं कि आपको एक सही उत्तर पर जाने का सही रास्ता मिल जाए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये 5 मेजर इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज का समूह है। तो आप जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नोट्स आप बनाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी उसी में कवर हो जाता है। तो जब भी आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करें तो आप ये ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक यूपीएससी कवर कर रही है। इसका मतलब अगली बार किसी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है, और किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उसका भी आपको आइडिया मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई आपको इन सॉल्यूशन जो क्लासेस होती है एक्सप्लेनेशन की, ये अटेंड करनी बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि इनमें से इंडियन फेडरलिज्म, तो ध्यान रखेंगे इंडिया में जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा जो कंसेप्ट अपनाया गया, उन्होंने ना तो कंप्लीटली भारत में यूनिटरी सिस्टम रखा और ना ही भारत में कंप्लीटली फेडरल सिस्टम रखा। भाई भारत में डेफिनेटली फेडरल और यूनिटरी दोनों है। फेडरल का मतलब क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, दोनों सरकार होने के बाद वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये यूनियन को डिफाइन करता है। प्लस कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, ये हमारे यूनिटरी सिस्टम को डिफाइन करता है। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता रखते हुए पार्टली यूनिटरी और पार्टली फेडरल सिस्टम दोनों को अपनाया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ऑप्शन जो दिया गया है, तो पहले हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। क्या हमारे देश में यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट है? बिल्कुल, और बहुत एक्सटेंसिव है। वी हैव नियरली अबाउट 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन। कॉन्करेंट लिस्ट में भी करीब 52 सब्जेक्ट्स हैं। आपने शेड्यूल 7 पढ़ा होगा अगर, ठीक है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ऑब्वियस सी बात है। आप भारत में कहीं भी भ्रमण करने जाते हैं आपको नागरिकता सिंगल दी जाती है, कहीं वीजा नहीं लगता, इजंट इट। भारत में एकल नागरिकता चलती है। तीसरा रेसिड्यू पावर, यह आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 248 में कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो भी हमने केंद्र को दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र को हमने क्या बनाया है? स्ट्रॉन्ग ज्यादा बनाया है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। वहीं अगर हम अल्फा की बात करें तो जब भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ था तो बच्चों हमने भारत राष्ट्र का निर्माण, जो 565 राज्य और रियासतें अलग हुई थी, जो गुलामी से आजाद हुई थी, उनको हमने जब संगठित किया, भारत राष्ट्र का निर्माण किया, तो आर्टिकल 1 अगर आप याद करो क्या कहता है, दैट इंडिया शैल बी। शैल बी का मतलब विल बी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, शैल वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफर्म है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं होता हमने किसी पर्टिकुलर राज्यों के संग कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, सहमति नहीं जताई। हमने राज्यों का गठन, संगठन ऐसा तैयार किया कि वी कॉल्ड इट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि हमने एक ऐसा समूह तैयार किया जो अटूट है, लेकिन उन्हीं समूह के आंतरिक तौर पर हम उनको तोड़ मरोड़ सकते हैं, यानी कि किसी नए राज्य का निर्माण, गठन किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई इसका राइट ऑप्शन भी क्या है बच्चों? अल्फा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है रिलेटेड टू हिस्ट्री। जब आप देखेंगे हिस्ट्री में सांची, अब यहां आपको एनसीईआरटी की याद आएगी। तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एनसीईआरटी पर जाएंगे डायरेक्टली तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का सार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे आप स्विच करेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझनी भी आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी में कुछ आपको फोटोज नजर आती हैं। एनसीईआरटी में जब कुछ मैटर कंटेंट दिया रहता है तो साइड में कुछ फोटोज डिपिक्टेड रहती हैं, तो उन्हीं फोटोज में आपको सांची स्तूपा की एक फोटो नजर आएगी और उसमें आपको एक ऐसा द्वार दिखेगा कि जहां पर एक पर्टिकुलर लेडी जो है साल के पेड़ के साथ जो है साल के पेड़ के साथ वो वहां पर टच्ड है और साल का पेड़ उनके हाथ पे लिपटा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की एक ऐसी जो मूर्ति आपको फोटो में दिखाई देती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ध्यान रखना वो स्कल्पचर इसको रिप्रेजेंट करती है, उसको कहा गया है शलभंजिका। जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उसको क्या नोट किया गया है? शलभंजिका। और ये शलभंजिका के से संबंधित बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन ग्रंथों ने अपने अपने हिसाब से उसका क्या निकाला है? मोटिव निकाला है कि ये क्या प्रदर्शित
कर रही है, उसका क्या मोटो है, उसका कहने का वो क्या सिंबलाइज कर रही है। तो यहां दिए गए जो कथन है उसको एक बार हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कथन कह रहा है कि कुछ स्कल्पचर्स में शलभंजिका के बारे में भी प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही, जो सांची में आप स्कल्पचर्स देखेंगे, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में, तो वहां पर शलभंजिका आपको डेफिनेटली मिलेगी। दूसरा कह रहा है शलभंजिका जो है ये लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है। ये गलत हो गया, मैंने आपको बोला साल के पेड़ से सराउंडेड है, ना कि लोटस और एलिफेंट्स, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि शलभंजिका का जो मोटिफ है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है बुद्धिस्ट आइडिया से। भाई डेफिनेटली सांची स्तूपा में आपको बुद्धिस्ट कंसेप्ट्स मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडिया से ही क्या है इंस्पायर्ड है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसमें जैन ग्रंथों और हिंदू ग्रंथों के भी आपके द्वारा दिए गए कुछ तथ्य वहां पर फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई हमने इसका उत्तर दिया है डेल्टा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहां क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाकर आया, यानी कि आपको एनसीईआरटी की जो फोटोज है उन फोटोज के एक्सप्लेनेशन उसके बॉक्स में दिया रहता है, नीचे बॉक्स में उन फोटोज का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी, विदाउट दैट हिस्ट्री कांट बी कंप्लीटेड। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में जो टेलीग्राफ सेवा, ध्यान रखेंगे भारत में जो टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी वो लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पीरियड में, ध्यान रखेंगे आपने देखा होगा लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पीरियड में बहुत सारे सुधार रिफॉर्म्स हुए थे, तो उन्हीं में से एक रिफॉर्म था टेलीग्राफ सेवा का भारत में शुरू होना, कलकत्ता और आगरा के बीच में। लेकिन टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच में जो स्थापित हुई थी वो 1865 में शुरू हुई थी, और आपने सुना भी होगा सीमेंस नाम की कंपनी है जिन्होंने 1871 से इस चीज पर और ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा अपना प्रयास करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 1865। कुछ बच्चे 1851 या 54 भी करके आते हैं, पर ध्यान रखना वो भारत में थी, उन्होंने यूरोप और इंडिया के बीच में पूछी है, तो इसका सही उत्तर है 1865, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न फिर से आपको दिया गया है बच्चों, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू रिलीजियस मूवमेंट। अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ें तो मध्यकालीन इतिहास में आपको कुछ संत, सूफी संत और हिंदू धर्म में जो संत हुए हैं उनके बारे में आपको मिलता है, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, रामानुजा के बारे में, रामानंदा जी के बारे में, निम्बकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, तुलसीदास जी हैं, एकनाथ है, ज्ञानदेव है, नामदेव है। लाइकवाइज आप कहीं और सूफी संत भी पढ़ते हैं। सूफी संतों में आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, काकी है, सुहारवर्दी है, नक्शबंदी है ना। तो यहां आपका पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वो उन कॉमन संतों के बारे में नहीं दिया, जनरली जो बच्चे पढ़कर जाते हैं उन्होंने पूछ लिया कर्नाटका में जो विश्वकर्मा मूवमेंट चलाया गया। तो ध्यान रखना 12th सेंचुरी एडी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास एक मूवमेंट कर्नाटका में चलाया गया था, और वो मूवमेंट चलाया गया था एक संत के द्वारा जिनका नाम था बसावना। और ये बसावना जो है बच्चों कालचूरी राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे, और इन्हीं के जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम इन्होंने क्या रखा था, वीर शैवा, या इनको लिंगायत भी कहा जाता था, ठीक है। और बाकी के जो तीन है ये 6th या 7th सेंचुरी एडी के आसपास के आपके संत हुए हैं, और इनमें से जो आखिरी के दो हैं बच्चों ये है नैनार्स। आपने अगर रिलीजियस मूवमेंट पढ़ा हो तो रिलीजियस मूवमेंट में आपको पता चलता है कि विष्णु भक्त, जो विष्णु के फॉलोअर्स हैं उनको अलवार्स कहा गया है, और शिव भक्त के जो फॉलोअर्स हैं उनको नैनार्स कहा गया है, ठीक है। आपको ये कंटेंट भी एनसीईआरटी में मिलेगा, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी की 2nd वॉल्यूम थीम पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कि एनसीईआरटी आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर कहां मिल सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है एनसीईआरटी में दिया है बच्चों। तो देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। उन्होंने पूछा है हम्पी, तो हम्पी इज इन कर्नाटका। तो हम्पी में जो र्यून्स हैं, जो हम्पी में वहां पर हमें सर्वे करने पर प्राप्त हुए चीजें, तो ध्यान रखेंगे एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, वो सर्वेयर जनरल थे भारत के अंतर्गत, तो इन्हीं के द्वारा ही ये खोज की गई थी। जबकि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप 1837 में ये
अशोका के द्वारा जो लिपि इंस्क्रिप्शंस अभिलेख लिखवाए गए थे, तो उन लिपि में से ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने में सफल हुए थे जेम्स प्रिंसेप। विलियम जोन्स वाज अ जज। जो जेम्स रेनल है ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपका क्या है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, और ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है अगर आप रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 54 में। अब यहां भी कई बच्चों ने ना आंसर गलत करके आए हैं। अगर आप देखें, विजयनगर एम्पायर के एक राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर आपने देखा होगा, विजयनगर एम्पायर स्थापित हुआ था 1336 में बच्चों। इसी में एक डायनेस्टी आई थी तीसरे नंबर पे, तुलुप डायनेस्टी। तो तुलुप डायनेस्टी के ही एक राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय, उनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, अमयुक्त मालदिया और जामवती कल्याणम। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में एंड में क्या दे दिया? तेलुगु भाषा में जो लिखी गई थी। तो ध्यान रखना, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी अमयुक्त मालदिया, जबकि जामवती कल्याणम लिखी गई थी बच्चों संस्कृत में, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय दोनों ही भाषा का ज्ञान रखते थे। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों ने जो है जामवती कल्याणम को याद किया था, अमुक्त मालदिया नहीं पढ़ा था, तो वो जामवती कल्याणम करके आए हैं, वो गलत हो गया है। अगला प्रश्न है आपके ज्योग्राफी को लेकर के, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल्स और ऑक्सीसॉल्स। देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो मृदा माने सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उन्हीं में एक क्लासिफिकेशन है हॉरिजन्स को लेकर के, सॉइल्स को लेकर के। तो ध्यान रखना, जो एंटीसॉल्स होते हैं ये बहुत वीकली डेवलप्ड सॉइल्स होती हैं। ठीक है, और जो इंसेप्टिसॉल्स होती हैं ये एकदम से बनने वाली सॉइल्स होती हैं, जबकि जो हिस्टोसॉल्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है। जो ऑक्सीसॉल्स होती हैं ये बहुत ज्यादा वेदर्ड और पुरानी होती है। तो 12 प्रकार की आपको सॉइल्स साइंटिस्ट के मुताबिक क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा और भी मॉलीसॉल्स हैं, है ना, वर्टिसॉल्स हैं, 12 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण किया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में जो टॉपिक उठाया है वो सॉइल से उठाया हुआ है। उन्होंने ना तो एल्युवियल सॉइल पूछा, ना उन्होंने ब्लैक सॉइल पूछा, उन्होंने साइंटिफिक जो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन है इस बार वो पूछ लिया। और ये 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप देखेंगे 2018 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक करिए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसको मैच करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों अल्फा। तो आपको इन पर्टिकुलर सॉइल्स की क्या याद करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब हम अगला प्रश्न है पेरीपेडिमेंट। इसका अब जो तात्पर्य है टोपोग्राफी को लेकर है, ध्यान रखना, इट इज अ टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी में बार बार आप लोगों को मैंने बताई थी, आपको मैंने एक टेबल भी भेजा था टोपोग्राफी का क्लासिफिकेशन, कास्ट टोपोग्राफी, मरीन टोपोग्राफी, रिवराइन टोपोग्राफी, एओलिन टोपोग्राफी। तो यहां आपसे फीचर्स के बारे में पूछा है। ध्यान रखना, जो प्लाया होता है ये भी डेजर्ट में होता है, लेकिन ये एक प्रकार का सूखा हुआ लेक, तालाब टाइप का होता है। जो बजादा होता है, दीज आर दी कह सकते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स हैं जो माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ स्प्रेड हो गए हैं। जो ज्यूगन है, दीज आर काइंड ऑफ रॉक्स, दीज आर काइंड ऑफ मशरूम टाइप ऑफ रॉक्स। जो इंसलबर्ग है, ये इंसलबर्ग एक फ्लैट मैदान में कर्व शेप का पहाड़ जिसके कॉर्नर्स क्या हैं? कर्व्ड हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एओलिन टोपोग्राफी, विंड के द्वारा तराशे गए। तो डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में ही इस प्रकार का जो ये आपका पेडिमेंट मिलता है वो क्या है? इंसलबर्ग। तो आपने जनजाति भी सुनी होगी, एक इंसलबर्ग जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टोपोग्राफी के कुछ फीचर्स, ये भी अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वॉल्केनो को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो वॉल्केनोज हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग प्रकार से, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, या फिर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, सिंडर कोल्ड वॉल्केनो, या क्लासिफिकेशन करते हैं इरप्शंस के आधार पर, है ना, सेंट्रल इरप्शन है, फिशर इरप्शन है, लाइकवाइज। तो यहां आपसे पूछा गया है कि जनरली अगर लावा जो है वो बहुत लंबे समय से रिपीटेड फ्लो कर रहा है, बार बार लावा फ्लो कर रहा है, तो ध्यान रखना अगर लावा रिपीटेड फ्लो कर रहा है तो इस प्रकार की विशेषता शील्ड वॉल्केनो में होती है, जो काफी बड़े वॉल्केनो माने जाते हैं। और इनका स्लोप भी कैसा होता है? जेंटल स्लोप होता है। तो रिपीटेड लावा फ्लो का जो फीचर है वो शील्ड वॉल्केनो में दिखाई देता है। और शील्ड वॉल्केनो जनरली किससे बनता है? ये बनता है बेसिक लावा से। आपने
लिखा भी है। इसके फीचर्स बच्चों आपको पढ़ाए गए थे कि जो वॉल्केनो के टाइप्स हैं, शील्ड वॉल्केनो में ही रिपीटेड लावा फ्लोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष। आपसे पूछा गया है आइसोहेलाइन। ध्यान रखना, आइसो माने होता है सेम। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स को जोड़ करके मैं एक रेखा बनाऊं जहां पर सेम टेंपरेचर है तो उसे आइसोथर्म कहते हैं। प्रेशर में बार आ जाता है, रेनफॉल में आइसो हाइट आता है, तो आइसोहेलाइन क्या हो जाएगा? सैलिनिटी के आधार पर। तो ये प्रश्न आपका ये सॉल्व हो गया। आपको मैंने बता दिया आइसो माने सेम, और मैंने ये मेंशन भी किया था बच्चों को कि इस प्रकार के टर्म्स आपको थोड़े से जीके के तौर पर मेंशन करने हैं, याद करके जाने हैं। आइसोक्लाइन क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोथर्म क्या है, ये चीज आपने पढ़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स को लेकर के बच्चों। दे आर आस्किंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। सिंपल सी बात है, एफडीआई इनमें से किसको माना जाएगा? देखो, अगर मानो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसने भारत में कुछ शेयर खरीद लिए, तो वो एफडीआई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उन्होंने एक बोला है कि भाई पेंशन फंड, पेंशन जो फंड है, जैसे अगर आप कहते हैं ईपीएफ वगैरह है ना, तो उस पर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना। फिर उन्होंने बोला है कि एक बैंक है, वो बैंक में उन्होंने कुछ शेयर खरीद लिए हैं। तो ये छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये एफडीआई नहीं है। अगर आप चौथा ऑप्शन देखें, मानो अगर कोई पर्टिकुलर बैंक यहां पर खोला गया हो, कोई नया बैंक एस्टैब्लिश हुआ हो भारत में, तो वो एफडीआई माना जाएगा। बैंक एस्टैब्लिश हुआ हो अगर, ठीक है, किसी नई प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी को यहां पर लॉन्च किया गया हो। यहां पर देखो, एक नया एजुकेशन, मानो कोई एक नया कोचिंग सेंटर, नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नया कोई स्कूल या नया कॉलेज ही खोल दिया गया है, टोटली ओन गवर्न बाय फॉरेनर्स, तो वो एफडीआई कहलाएगा। इसीलिए बच्चों दिए गए विकल्पों में से इसका सही उत्तर भी क्या है? डेल्टा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड। देखो, अगर मानो मैं कोई चीज मार्केट में खरीदने जाता हूं, तो मेरी डिमांड पर इनमें से किस चीज का असर नहीं पड़ेगा? किस चीज का असर नहीं पड़ेगा? भाई, अगर मैं मानो कोई पर्टिकुलर कार खरीदने जा रहा हूं या मैं गारमेंट्स खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन में जो इन प्राइस है इनपुट का, उसमें अगर कुछ अप डाउन हुआ, मुझे उसको कोई लेना देना नहीं है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए, उस गुड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आया, कितना टैक्स दिया, क्या ट्रांसपोर्टेशन लगा। तो प्राइसेस ऑफ इनपुट से मेरी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, मेरे अपने देखो, गुड्स ओन प्राइस, गुड्स ओन प्राइस का मतलब होता है हर कस्टमर का जो है अपना एक पर्टिकुलर बजट होता है, एक प्राइस मार्क करके चलता है कि ये मेरा ओन प्राइस है, कि भाई ये मैं मार्क करके चलता हूं, इतना मैं दूंगा इसे, तो उसका फर्क पड़ेगा। मेरे उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नीचे जाएगा तो फर्क पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो मिल रहा है, यूजुअली हम देखते हैं, जैसे सब्जी वाले से बोलते हैं कि भैया 2-3 मिर्ची और डाल दो, तो हम थोड़ा सा हमारी डिमांड पर फर्क पड़ता है, चल छोड़ बैठ भैया, तो कम दे दे, है ना। फिर सब्स्टिट्यूट, अगर मुझे लग रहा है कि जो सामान मैंने खरीदा है उसको अगर मैं चेंज कर रहा हूं और उसका सब्स्टिट्यूट जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो उसका भी फर्क मेरी डिमांड पर पड़ेगा। लेकिन उसके प्रोडक्शन पर जो प्राइस इनपुट आए हैं, उसका मेरी डिमांड पर, मेरी मांग को लेकर कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर है बच्चों डेल्टा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं बच्चों आपके आंसर सही हो रहे होंगे। और जिन बच्चों को लग रहा है कि आपका ये पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सोचने शुरू कर दीजिए, और कॉल करके आप कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट दी गई है, उन वेबसाइट में नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आप कॉल करके हमसे किसी भी प्रकार की इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और अपने रजिस्ट्रेशन कराइए। बिकॉज बेटा बैच बनने शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग। स्कोर चेक करने के बाद उनकी कॉल्स आनी शुरू हो गई है, पेरेंट्स की क्वारीज शुरू हो गई है। एसएसबी को लेकर के अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि विद इन अ मंथ यू कैन बी प्रिपेयर्ड, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप एसएसबी के लिए समय निकालिए, इट विल टेक टाइम। जल्द से जल्द एसएसबी की क्लासेस ज्वाइन करिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। तो ध्यान रखना, भारत में जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, वो करीब 27 पॉइंट समथिंग डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो रेशियो आया है वो हमारी नेबरिंग कंट्री से भी थोड़ा सा वर्स्ट आया है। तो दिए गए जो आपके विकल्प हैं वो
उनमें से किसी से भी मैच नहीं करता। ध्यान रखना, हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया है वो इनमें दिए गए विकल्पों में से किसी से भी मेल नहीं खाता, कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसका उत्तर हमने क्या दिया है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्वेश्चन पहले भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बच्चों यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया है। ध्यान रखेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर, इस टॉपिक पर यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न दिए हैं। तो ऐसा कंपटीशन, जैसे मान लो आपके ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो ग्रोसरी आइटम मानो साबुन है या कोई फेशियल क्रीम है आपकी, तो मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो आप कह सकते हैं इतने सारे कंपनीज और बायर्स भी बहुत सारे हैं। तो जितनी भी ग्रोसरी के आइटम्स हैं, आपको कार ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, इतने सारी आपकी सेलर्स हैं और इतने सारे बायर्स हैं। तो जहां पे बहुत सारे बायर्स हो, बहुत सारे सेलर्स हो, उसी को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाएगा, जो अपने अपने प्रोडक्ट की अच्छाई बताने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए लगे हैं। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अगर मैंने कहा ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली तो हो नहीं सकता। अब आप देखेंगे इसमें चौथा ऑप्शन दिया है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है हर कंपनी एक जैसे ही प्रोडक्ट बेच रही है। मानो अगर हम कह रहे हैं Hyundai कंपनी है, मर्सिडीज है या बेंज है ना, अलग अलग आपकी कंपनीज है या MG है, तो कंपनी अलग अलग लेकिन सेम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनके फीचर्स में डिफरेंस है। तो यहां होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे। कैसे होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन उसमें कंपटीशन ऐसा होगा क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो क्योंकि यहां पर दूसरा और चौथा दोनों सही हैं, तो आप देखिए दूसरा चौथा दोनों सही होने की वजह से अल्फा भी गलत हो गया और ब्रावो भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक सही उत्तर मिल गया डेल्टा, क्योंकि कंफर्म हमने बताया दूसरा और चौथा कंफर्म सही है। अगर सेकंड एंड फोर्थ कंफर्म सही है, तो इसलिए दिए गए विकल्पों में से हमारे लिए आंसर ढूंढना आसान हो गया। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बेस्ड भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना दिमाग चलाना है, बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे एसएसबी के से संबंधित आपको हमने लिख दिया है, हमारी जो एसएसबी की क्लासेस हैं, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम 18 अप्रैल। ओके, तो मेक श्योर हमारे जो बैचेस हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रॉपर टाइम पे करा लेंगे तो आपको सीट मिल जाएंगी और आपका टाइम बचेगा। यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। जो मेरे हिसाब से यू शुड ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी मन में अगर शंका है तो आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक बेटा अपनी हेजिटेशन को दूर करो और कॉल करके हमसे गाइडेंस लो एंड ज्वाइन दिस। मैं आपको एडवाइस करूंगा पर्सनली, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 13 ईयर्स, तो अपने 13 साल के अनुभव से बता रहा हूं, इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आप अपनी एसएसबी की क्लासेस को तुरंत ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष रिलेटेड टू व्हाट, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर है बच्चों। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से संबंधित आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, आप उन ऑप्शंस को पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) के जो क्लॉजेज हैं, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है। अगर विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें कुछ भीड़ इकट्ठा करनी है तो वो भी आजादी है। विदाउट आर्म्स, डेफिनेटली ये भी मेंशन है, बिना किसी हथियार के। हम अपनी प्रॉपर्टी को, तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी को एक्वायर डिस्पोज करना, ये आर्टिकल 19(1) के F में था, अब ये रिपील कर दिया गया है, तो ये नहीं है इसमें। चौथा, भारत में कहीं भी जाने की आजादी, बिल्कुल सही। तो 1, 2 एंड 4, दैट्स व्हाई इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, डेल्टा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको आर्टिकल 19 याद है, आपकी बुक में भी ये मेंशन है, मैंने आपको बताया था, पढ़ाए थे, ये तो सब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग को लेकर पूछा गया है, चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा गलत है। तो दिए गए विकल्पों में हम एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन चुनाव आयोग कराता है, बिल्कुल सही बात है, चुनाव आयोग कराएगा। फिर एक ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जितने होते हैं उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है इस समय, तो उन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ये भी सही है। फिर जो गवर्नर है, भाई मानो इलेक्शन कमीशन ने देखा, डिसाइड किया कि इस राज्य में, अभी आपको पता है रिसेंटली 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो इन राज्यों की जो जो राज्यों में चुनाव हुए उनकी डेट्स फाइनल करी किसने, चुनाव आयोग ने। चुनाव कंडक्ट कराने के लिए अगर चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है कि इस राज्य में हमें कुछ नेसेसरी स्टाफ चाहिए, तो वो राष्ट्रपति या गवर्नर से कहकर के नेसेसरी स्टाफ की डिमांड कर सकता है। तो यही चौथा ऑप्शन भी कह रहा है कि गवर्नर जो है स्टेट का,
कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड। और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है जो गलत है, तो अब आप देखेंगे इसका जो ब्रावो ऑप्शन है, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, जबकि यह संविधान में लिखा है इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस समय, और इसको असिस्ट करने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। हालांकि तीनों की पावर सेम है ना, बट स्टिल जब रिमूवल होगा तो रिमूवल के समय इन दोनों के रिमूवल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का रिकमेंडेशन, सुझाव जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या हुआ, ब्रावो, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अब हम। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इसको रीड करेंगे। उन्होंने अगेन प्रियम्बल से संबंधित पूछा है, तो अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे बच्चों तो प्रियम्बल में देखें उन्होंने क्या दिया है प्रियम्बल में कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो आप पढ़ें वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय सॉलेमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू सो एंड सो, तो वहां पर इक्वालिटी की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, तो उसी से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अगर आपको वो प्रस्तावना प्रियम्बल याद है तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके हो सकते हैं। हमारे प्रस्तावना में स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही। अगर आप पढ़ेंगे ये आपको दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन हमारे प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना, तो उन 3 शब्दों के अंतर्गत यूनिटी नहीं था बेटा, यूनिटी नहीं था। ध्यान रखेंगे, यूनिटी वर्ड नहीं जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था लेकिन यूनिटी वर्ड नहीं जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे, तो यहां द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन प्रियम्बल सिंस बिगिनिंग। तो यूनिटी वर्ड पहले से ही था, इंटीग्रिटी बाद में जोड़ा, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। तो इसलिए हमने सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से क्या मार्क किया है, अल्फा। ओके, ये आपको डायरेक्टली किसी भी जीके की बुक में जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। पार्ट 4A आपको पता होना चाहिए, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर है बच्चों। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जब आप पढ़ते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं भी महिलाओं के सम्मान को लेकर के, है ना, कोई भी बात नहीं की गई है। महिलाओं के सम्मान को लेकर के उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो महिलाओं के प्रति किसी भी बात के मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें इन 11 उसमें नहीं दिया गया है। दैट्स वाई इसके दिए गए विकल्पों से हमने उत्तर भी क्या किया है, ब्रावो। ये आपके दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसने ये 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्योंकि ये 11 आपके मौलिक कर्तव्य और ये प्रस्तावना जिसने पढ़ी है वो इन दोनों क्वेश्चन को करके काफी कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्सप्लेन करना है, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना बिल्कुल था उसमें। ठीक है, हमारे देश की हमारे जो संस्कृति है उसको वैल्यू करना, उसको संरक्षण प्रदान करना, और हमारे अंतर्गत एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर याद करो, उसमें लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर, जिज्ञासा होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, ये भी हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। उन्होंने पूछा है यहां पर मुगल पीरियड को लेकर के कि पीजेंट्स को किस नाम से डिनोट किया जाता था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आया, प्रशासन। तो जब अकबर, आपने सुना होगा अकबर द ग्रेट, तो उस टाइम पीरियड में प्रशासन में कई प्रकार के टैक्सेस भी थे जो यूजुअली आप पढ़ते नहीं, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे। जैसे आपके उसमें हुआ करते थे, बटाई हुआ करता था, नसक हुआ करता था, गल्ला बख्शी हुआ करता था, अनेक प्रकार के कर हुआ करते थे। तो ऐसे ही जो किसान हुआ करते थे उन किसानों को रैयत, असमी और मुजारिन, ये 3 कह करके, ये 3 शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता था, बट देयर वाज नो सच वर्ड कॉल्ड एज मजूर। तो दैट्स वाई हमने इसका राइट आंसर क्या दिया है बच्चों, चार्ली। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा मुगल पीरियड में, तब जाकर के आपका यह प्रश्न सॉल्व होगा। इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी ऐसी बंगाली महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को अमर कथा के द्वारा जो है रिलीज किया। ध्यान रखेंगे, दिए गए उत्तर विकल्पों में से विनोदिनी दासी जो है ये 1910 और 13 के बीच में ही, एक्चुअल में ये एक बंगाली एक्ट्रेस है। शी वाज अ बंगाली एक्ट्रेस। तो इन्होंने करीब 12 साल की उम्र से ही ये सब चीजें शुरू कर दी थी, है ना, थिएटर वगैरह करने शुरू कर दिए थे। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है, वेयर शी हैज डिपिक्टेड हर ऑटोबायोग्राफी थ्रू दिस अमर
कथा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका आंसर उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से अल्फा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष, आपसे पूछा गया है, अगर आप देखें महात्मा गांधी जी जब आए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह हुए थे उनमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद 1917 और 1918 में ये दोनों हुए थे। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन प्रश्न में पूछा गया है तो आपको पता चल रहा है अहमदाबाद वाला कब हुआ 1918 में बच्चों, चंपारण हुआ 1917 में, सत्याग्रह सभा 1919 में स्थापित हुई रॉलेट एक्ट की वजह से, और जलियांवाला बाग भी किस वजह से हुआ, उसी रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। ठीक है ना, जिसमें हमारे दो जो साथी थे मैंने आपको बताया था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको पकड़े जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो वो कहानी आपको पता होगा। तो यहां पे आपको इसको केवल क्रम में लगाना है, हमें पता है सबसे पहले 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन आपके पहला और चौथा गलत हो गए, और आपको पता है 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है ब्रावो, तो इसलिए हमारा उत्तर भी क्या हो गया ब्रावो। अगला प्रश्न है 1916 में इंडियन हिस्ट्री को लेकर के लखनऊ सेशन, ध्यान रखना लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में, इसी लखनऊ सेशन में क्या हुआ, जो नेता आईएनसी से निष्कासित कर दिए गए थे उनको वापस शामिल कर लिया गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आपको याद हो वर्ल्ड वॉर में कैसे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा टर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और यही 1916 में ही 1916 के अंतर्गत ही मिसेस एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की जो है शुरुआत भी हुई थी। तो ये तीनों घटनाएं जो घटित हुई थी भारतीय इतिहास में सब 1916 में हुई थी, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हमने दिया है डेल्टा। ये सब आपको पढ़ाए गए हैं, आपको बताए गए थे लखनऊ समझौता, इससे पहले आपको सूरत स्प्लिट भी बताया गया था, होम रूल मूवमेंट के बारे में बताया गया था कि होम रूल मूवमेंट में क्या था कि जनता का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि वो अपनी मांगों को, डिमांड्स को सरकार के समक्ष रख सके, हार्मनी फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए ये होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, ये मैं बार बार हर बैच में बोलता आया हूं, एंड तक मैंने आपको बोला था कि रेलवे से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन जो आपका टॉपिक है उसमें जब आप रेलवे याद करेंगे तो उसमें आपको 2 ही चीजें याद ध्यान रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रेलवे जोन्स। डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन ये आते ही आते हैं, तो ध्यान रखना। इसके लिए मैंने एक इजी मेथड बताया था कि आप एक तरह का डायरेक्शन आप जो है एक चार्ट बनाएं और उसमें मार्क कर लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन। तो ध्यान रखेंगे जो साउथ ईस्टर्न है इट इज कोलकाता, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ वेस्टर्न हुबली एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो सही उत्तर आपका क्या है अल्फा। ये तो आपका जीके का क्वेश्चन है, आपकी जीके की बुक में भी ये बॉक्स में मेंशन हुआ है। देन 10 डिग्री चैनल, तो बच्चों याद करो मैंने आपको एक ज्योग्राफी में ही इंडियन ज्योग्राफी जहां स्टार्ट हुई थी फिजियोग्राफी के बाद एक कॉलम मैंने मार्क कराई थी, उस कॉलम में मैंने 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल मार्क करवाए थे, डंकन पैसेज एंड ऑल। और मैंने एटलस में भी बताया था कि एटलस से में आपको कैसे यहां पर दिख जाएगा, मैंने उसको विजुअली भी दिखवाया था कि यहां इनके बीच में ये पैसेजेस हैं। तो इसका जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये भी आपका उत्तर मैं बिल्कुल विश्वास है कि आपने ये उत्तर भी सही किया होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके काफी ऐसे आ रहे हैं जिसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है वाटरफॉल को लेकर, ध्यान रखना ये मैच करने को लेकर है। जो बरकाना नाम का वाटरफॉल है कर्नाटक में बच्चों, जो दूध सागर है इट इज इन गोवा में जो मांडवी नदी है उसी पर सिचुएटेड है। डुडुमा और जो किलियूर बचा है आपका, तो अब इसके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा किलियूर का तमिलनाडु, डुडुमो का ओडिशा। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ राइट आंसर ब्रावो। ठीक है, यानी क्योंकि देखो ए का आपका 3 हो गया, देन 4 एंड देन 2 डुडुमा ओडिशा, किलियूर तमिलनाडु। तो हमारे पास दिए गए विकल्पों में से उत्तर भी आ गया ब्रावो। तो ये वाटरफॉल की मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, तो उनमें ये 3 मेंशन थे, किलियूर वाज नॉट देयर, पर मैंने ये 3 आपको मेंशन करे थे। ठीक है, तो इससे आपका अगर आपको 3 भी अगर याद हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एल नीनो, तो ध्यान रखेंगे एल नीनो ये इफेक्ट को लेकर के क्वेश्चन क्यों आया है, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था बच्चों। एल नीनो ये एक प्रकार की मौसम की प्रक्रिया है जो 3 साल से 7 साल के अंतराल में ये अपने आप को दोहराती है, एक ऑसिलेशन चलता है।
यानी कि एल नीनो ये जनरली दिसंबर के महीने में प्रशांत महासागर का अनयूजुअली ज्यादा गर्म हो जाना, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, और ट्रेड विंड कमजोर पड़ने की वजह से कुछ क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आती है, और कुछ क्षेत्र सूखाग्रस्त इलाकों में घोषित हो जाते हैं। तो एल नीनो ऐसा आप समझ सकते हैं कि जहां पर इसका प्रभाव इंडियन मॉनसून पर भी पड़ता है। तो उसको लेकर के आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा गलत है। पहला, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। भाई देखो, जब एल नीनो आता है तो जो हमारी वायुमंडल, जो एटमॉस्फेयर में जो हवाओं का सर्कुलेशन है, जिनकी वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाती हैं और बारिशें करती हैं, तो ये डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, एल नीनो की वजह से जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़े तो कमजोर पड़ने की वजह से ये जो है पेरू के कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो इवेपोरेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स, अब जब देखो अगर ये गर्म पानी जो है वेस्ट की तरफ नहीं जाएगा, तो गर्म पानी जब नहीं जाएगा तो ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, और जहां पर गर्म पानी और ठंडा पानी मिलते हैं वहीं पर प्लैंक्टन्स भी होते हैं। अब जब गर्म पानी का ही सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो प्लैंक्टन्स भी नहीं बन पाएंगे, और प्लैंक्टन्स नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फिशेस भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि प्लैंक्टन्स को खाने के लिए क्या आ जाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को खाने के लिए और बड़ी मछलियां। तो ये तीन विकल्प तो बिल्कुल सही है एल नीनो को लेकर के। जबकि फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन, ये गलत है बच्चों। जो आपका ट्रेड विंड्स है ये टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो ये आपका एल नीनो का जो फैक्टर है ये गलत दिया है, इसलिए हमने इसका उत्तर क्या दिया है बच्चों, ब्रावो। तो आप जब एल नीनो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये तीनों फैक्टर नजर आएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि पॉलिटी को लेकर है, द एग्जीक्यूटिव पावर। ध्यान रखेंगे, यूनियन में दो तरह की पावर आपको मैंने बताई थी, एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन रियल पावर प्रधानमंत्री के पास, तो ये तो सही है। पार्लियामेंट बाय लॉ जो है राष्ट्रपति को समय समय पर कुछ ना कुछ फंक्शंस करने के लिए दे सकती है, काम दे सकती है। संसद ऐसा लॉ पारित करके राष्ट्रपति के काम को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही, संसद को यह अधिकार है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसके निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, इजंट इट। लेकिन मैंने लिखा था इलेक्टेड मेंबर, जबकि यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, ऑल मेंबर्स, तो इसलिए गलत हुआ। सारे मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो दैट्स व्हाई दिए गए विकल्पों में से हमने इसका सही उत्तर करा है बच्चों चार्ली। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत एकदम डायरेक्ट है, मैं समझता हूं कि सभी बच्चों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में समय समय पर राष्ट्रपति को बताता जाएगा, ठीक है ना, जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर लिए हैं। तो ध्यान रखना, इट इज आर्टिकल 78, क्योंकि 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एज हेड संबंधित अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये एंड सो ऑन, जबकि 78 में लिखा हुआ ये चीजें, और इसके 4 पॉइंट्स आपने मेंशन, आप अपनी बुक अगर पढ़ेंगे तो 4 पॉइंट्स आर्टिकल 78 के अंतर्गत आपको मिलेंगे। द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है। लेजिस्लेशन को लेकर अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसके बारे में भी सूचित करना। राष्ट्रपति कभी भी जो है इस चीज की मांग कर सकता है कि भाई जो किसी मंत्री ने कोई डिसीजन लिया है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष नहीं रखा गया है तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे क्लॉज बाय क्लॉज मैंने आपको बताए थे, तो इसका आंसर है बच्चों 78 आर्टिकल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है। अब आप ध्यान रखेंगे गलत है तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिमंडल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 15% ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ लोकसभा, जबकि इन्होंने चार्ली ऑप्शन में क्या दे दिया है, 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल माने क्या होता है, लोकसभा। तो अगर आपने ऑप्शन ढंग से पढ़े हो तो तुरंत आपको चार्ली देखते ही आंसर कर देना चाहिए था, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 15% होती है, ना कि 10%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 37, ध्यान रखना ये केसेस है बच्चों, केसेस को लेकर पूछा गया, तो ध्यान रखना सेक्शन 377 जो है समलैंगिकता को लेकर के जो है वो केस आपका नाउस फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के द्वारा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि भाई ये एक मौलिक अधिकार माना जाएगा।
जबकि बाकी के जो केस हैं, जैसे सायरा बानो का केस है ट्रिपल तलाक को लेकर है, ठीक है, ये आपके वुमेन हैरेसमेंट को लेकर है। श्रेया सिंगल का आर्टिकल 19(1) को लेकर के ये केस था। तो यहां पर केसेस से संबंधित पूछा था। सेक्शन 377 का जो केस है वो नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है। अगला आपको मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया था। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट्स आती हैं बच्चों, रिट्स में आपको मैंने मेंशन किया था 5 तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, और उन्हीं 5 तरह की रिट्स में एक हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, सर्चोरारी, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन आती है। तो शरीर के साथ प्रस्तुत करना मजिस्ट्रेट के सामने, आर्टिकल 22 का जब वॉल्यूशन हुआ था तो मैंने बताया था हेबियस कॉर्पस यानी कि कॉर्प्स माने पुलिस। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू होती है उसमें क्या लिखा रहता है, यू मे हैव द बॉडी, जबकि मैंडेमस में लिखा रहता है क्या, वी कमांड। सर्चोरारी और क्यो वारंटो में क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इजंट इट। सर्चोरारी में क्या होता है, केस को रीओपन रिव्यू करने की बात होती है। तो यू मे हैव द बॉडी इज इन हेबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सीरमपुर मिश्र, ध्यान रखना हम भारत में डेन्स भी आए थे, भारत में जो यूरोपियंस आए थे उनमें से डेन्स भी एक थे। तो जो डेन्स के द्वारा यहां पर बंगाल साइड में ही भारत के पूर्व इलाके में 2 जगह उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, और इनका मेन मकसद था क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर स्प्रेड करना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को स्प्रेड करने के मकसद से ही एक सीरमपुर मिशन स्थापित हुआ था, और इसमें स्थापित करने वाले थे विलियम कैरे, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे इन क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर स्प्रेड करने के लिए। दैट्स व्हाई इनका सही उत्तर है बच्चों चार्ली। ओके, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि सीरमपुर मिशन में कौन कौन जुड़ा हुआ था, कौन कौन एसोसिएटेड था। तो दिए गए विकल्पों में से ये 3 है। मेन इसमें विलियम कैरी थे, फिर उनके साथ और भी एसोसिएट्स थे, उनमें से ये 2 सही आपका को प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री को लेकर है। देखो, भारत में 19वीं शताब्दी के आसपास जो है कई सारे रिवोल्ट हुए थे, और वो रिवोल्ट में आपने जैसे पढ़ा हुआ रामोसी रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, मतलब किसानों के भी रिवोल्ट हुए, जनजातियों के भी रिवोल्ट हुए, पॉलिटिकल रिवोल्ट भी हुए, सामाजिक रिवोल्ट भी हुए। तो उन्हीं रिवोल्टों के अंतर्गत जो किसानों का रिवोल्ट हुआ था 19वीं सेंचुरी में, वो मनी लैंडर्स के खिलाफ, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे किसान उन साहूकारों का शिकार हो रहे थे, है ना, उधार चुकाने के लिए उधार लेते थे, इजंट इट। पहले तो बीज लेने के लिए, खेती करने के लिए उधार लिया, फिर उस उधार को चुकाने के लिए उधार लिया, तो यहां मनी लैंडर्स का शिकार हो रहे थे, तो उनके खिलाफ। और 1875 में पूना में जो रिवोल्ट हुआ था, वहां पर तो किसानों ने क्या करा, उन पर्टिकुलर शॉपकीपर्स के जो बही खाते हुआ करते थे, उन बही खातों को ही जला दिया। तो यहां पर दिए गए जो आपके कथन हैं ये दोनों सही हैं। अगर आप उन रिवोल्ट्स को पढ़ेंगे जो करीब करीब 70 से 80 रिवोल्ट हुए 19वीं सेंचुरी में, उन्हीं रिवोल्टों में आपको इन दोनों के बारे में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका सही उत्तर दिया है बच्चों चार्ली। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि आपने नाम सुना होगा चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु हुआ करते थे, कोर्ट पर्सन थे। तो जो चाणक्य थे, कौटिल्य, उनके द्वारा एक सप्तांग थ्योरी दी गई थी। तो उन्होंने उनके हिसाब से जो 7 एलिमेंट्स होते हैं राज्य के, उसमें अमात्य मिनिस्टर आता है, जनपद आता है, दुर्ग आता है, राजा आता है, कोष आता है, लेकिन उसमें धम्मा नहीं आता। धर्म का मतलब क्या है, धम्मा, ये ध्यान रखना। धम्मा वर्ड तो अशोका के टाइम पीरियड में यूज किया गया है, अशोका के टाइम पीरियड में, जबकि सप्तांग थ्योरी उन्होंने पहले दे दी थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, डेल्टा। ओके, चलिए अगला फिर आपके अशोका को लेकर है। अशोका ने जो है 261 BC के बाद अपने हिंसात्मक प्रवृत्ति को, हिंसात्मक कार्रवाई को गिव अप कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात इसने जो है अभिलेख लिखवाने शुरू कर दिए। तो ये 2 अभिलेख, ध्यान रखना, ये दोनों अभिलेख रुमनदेई और निगाली, ये दोनों ही बच्चों नेपाल में हैं। ये दोनों ही कहां हैं, नेपाल में हैं। और इन दोनों अभिलेखों से हमें अशोका के बौद्ध धर्म से जुड़ाव को लेकर के काफी इंफॉर्मेशन पता चलती है। जैसे रुमनदेई में लिखा हुआ है कि उसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। फिर जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, तो इसमें हमें पता चला कि अशोका का जो है अचानक से फेद, विश्वास बदल कैसे गया, अचानक से वो हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके जो है नॉन वायलेंस पॉलिसी की तरफ कैसे चेंज हो गया, तो उसके बारे में भी माइनर रॉक एडिक्ट 1 में मेंशन है। तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही थे, तो हमने उत्तर दिया है बच्चों चार्ली। ठीक है,
अभिलेख आपको याद होने चाहिए। अशोका के अभिलेख मैंने आपको बताए थे, मेजर, माइनर, 4 भाषाओं में, ब्रह्मी, खरोष्टी, अराइमक, ग्रीस, ये सारी डिटेल मैंने आपको मेंशन करी थी। अगला प्रश्न है, ये ज्योग्राफी को लेकर ध्यान रखेंगे, जो पॉपुलेशन पिरामिड्स, कई ऐसे बेटा अर्थशास्त्री आप कह सकते हो या डेमोग्राफी पढ़ने वाले विद्वान होते हैं जो पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, डेमोग्राफी को स्टडी करने के लिए कई प्रकार के पिरामिड्स बनाते हैं, और उन पिरामिड्स में वो 2 चीजें मेंशन करते हैं, मेल फीमेल दोनों पॉपुलेशन और उनकी एज ग्रुप। तो एज और सेक्स इंडिकेटर यानी कि मेल फीमेल दोनों इंडिकेटर्स को लेकर के ही ये पॉपुलेशन पिरामिड्स बनाते हैं, इसीलिए हमने इसका सही उत्तर दिया है चार्ली। ठीक है, ये एक वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। तो एनीवेज अगर आपके कुछ क्वेश्चन स्किप होते हैं, बेटर ये है नेगेटिव ना हो। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है जो आपके काम के क्वेश्चन है। चलिए अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है, कालीवेली, खजियार, ये आपके लेक्स हैं, तो ध्यान रखना वेम्बनाड लेक इज इन केरला, आपको पता होना चाहिए। खजियार लेक जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कालीवेली तमिलनाडु, ए का आपका 4 है, अब ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया और डी का आपका 2 हो गया, तो ये ऑप्शन केवल एक ही में आ रहा है, डेल्टा में। तो हो सकता है आपको बाकी लेक्स नहीं पता, तो लेकिन ये 2 लेक मैंने आपको डेफिनेटली मार्क करवाए थे, तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी का 3 और डी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्मॉग, तो ध्यान रखना स्मॉग का मतलब क्या होता है, जब फॉग में पॉल्यूशन यानी कि स्मोक मिल जाता है। तो स्मोक कहां होगा, जहां पर आपके पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी। तो उसके लिए स्मॉग बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या माना जाएगा, स्मोक। अगर स्मोक ही नहीं होगा तो स्मॉग बनेगा ही नहीं। तो बेटा इसलिए दिए गए विकल्पों में से हमने सही उत्तर क्या रखा है, पॉल्यूटेंट्स, बिकॉज लॉन्ग विंटर नाइट्स की वजह से फॉग तो होगा, लेकिन केवल लॉन्ग विंटर नाइट से स्मोक थोड़ी ना हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन, या ध्यान रखना टेम्परेचर इन्वर्जन से ही फॉग होता है, जब तापमान हाइट के साथ साथ क्या करने लग जाए, बढ़ने लग जाए, उल्टा होने लग जाए। यूजुअली होता क्या है, हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, लेकिन अगर बढ़ने लग जाए उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक माना जाता है, बट यूपीएससी ने इस बार ये क्वेश्चन नहीं दिया, पूछ लिया कि उनके और जो पीक्स हैं उनमें से जो माउंट थूलियर है ये कहां पर है, ध्यान रखना इट इज इन ग्रेट निकोबार। ओके, जब आप एटलस में पढ़ेंगे मे बी पेज नंबर 1920 में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड का पूरा वो फिजिकल मैप बना हुआ है, वहां पर मेंशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बिडो को लेकर के। एल्बिडो मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू द सरफेस। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर सरफेस ऐसा होगा ब्लैक वो एब्जॉर्ब करेगा और जितना व्हाइट होगा उतना रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्लाउड्स करते हैं, और क्लाउड्स में भी सारे क्लाउड्स करते हैं, या फिर पृथ्वी पर जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, ये सबसे ज्यादा एल्बिडो करती है। तो इसीलिए उन्होंने ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर जो एप्रोप्रिएट आंसर वो होगा वो क्या, स्नो सबसे ज्यादा करेगी। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होगा, स्नो का होगा, व्हाइट। ओके, दैट्स वाई आपने सुना होगा कि मे बी 2017-18 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा अपने ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए, रेनकोट्स वगैरह पहनाए गए उन ग्लेशियर्स को, उसके ऊपर पॉलिथीन शीट्स डाली गई व्हाइट रंग की, जिससे हीट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब हम। अगला प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष, यहां पर आपसे पूछा गया है, ये एनसीईआरटी बेस्ड था, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहली चीज, कई बच्चे कंफ्यूज हुए कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 89 है किस चीज को लेकर के, तो ध्यान रखना कि पॉलिटी को लेकर, पॉलिटी में ही ऐसा लिखा गया है, ये लेटिन भाषा में है, ये लेटिन भाषा में लिखा है। लेटिन भाषा के हिसाब से क्या लिखा गया है कि लेट अदर ऑल्सो स्पीक, एटलीस्ट हियर द अपोजिट पर्सन ऑल्सो, कि भाई हमें दूसरे, भाई कोई पर्टिकुलर विक्टिम अगर आया है, ठीक है, जज के सामने, तो क्या कहा जाता है कि हमें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। तो लेटिन वर्ड जो भाषा है, ऑडी एल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है लेट अस हियर द अदर पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर हमें जो लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी अनहर्ड ना रहने दिया जाए। तो यहां पर एक जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, आई नो काफी बच्चों ने इसको स्किप किया होगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से इजी आ गया, लोकसभा को लेकर के उन्होंने पूछा है कि जो स्पीकर होता है, तो ध्यान रखना स्पीकर मैंने आपको बताया था, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है, जबकि उन्होंने यहां लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट्स वाई इसका राइट आंसर भी हमने क्या कर दिया, ब्रावो, क्योंकि उन्होंने पूछा था जो गलत है। ओके, अगला प्रश्न फिर से अमेंडमेंट को लेकर,
ध्यान रखेंगे, जब मैंने आपको अमेंडमेंट्स कराए थे तो मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए जब भी कोई संशोधित बिल आएगा तो संशोधित बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ज्वाइंट सेशन आपने आर्टिकल 108 में पढ़ा था, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन के लिए नोटिस जारी कर सकता है जब कोई पर्टिकुलर बिल एक हाउस जो है पारित करने से मना कर दे, संशोधन करने से मना कर दे या उस पर कोई एक्शन ना ले। तो अमेंडमेंट बिल को लेकर के अगर कोई संशोधित बिल है उसको लेकर ज्वाइंट सेशन नहीं होता, और जो यहां उन्होंने लिखा है कि ज्वाइंट सेशन कैन बी रिसोर्टेड पासिंग एन अ बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यही आपका उत्तर भी होगा कि उन्होंने बोला है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो महाजनपद, ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद थे बेटा, और उन 16 महाजनपद पर कुछ जनपदों में क्या था, मोनार्की सिस्टम था, और कुछ जनपदों में क्या था, रिपब्लिक सिस्टम था। रिपब्लिक को आप कह सकते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ जो लोग हैं उस चीज को चलाएं। तो जो दिए गए विकल्प हैं जहां पर ओलिगार्की या गण या संघ हुआ करता था, संघ, ग्रुप ऑफ, संघ का मतलब होता है समूह, तो दो ही महाजनपद ऐसे इंपॉर्टेंट थे, एक वज्जी था और एक मले था। तो इसलिए हमने उत्तर दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या रखा है बच्चों, वज्जी। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। मुस्लिमों को, ध्यान रखेंगे, बंगाल के विभाजन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को विश्वास में लेने के लिए फाइनली गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार आरक्षण को जो है शामिल किया गया, और वो आरक्षण धर्म के आधार पर दिया गया। और सबसे पहले कौन से समुदाय को दिया गया, मुस्लिम समुदाय को, तो किसमें, मिंटो मॉरल रिफॉर्म 1909। तो इसलिए इसका उत्तर आपका क्या है, अल्फा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं अगर आपने ये एक्ट्स पढ़े हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कम्युनल अवार्ड आपको पता होना चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसमें रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था, रॉलेट एक्ट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेहरू रिपोर्ट और जो व्हाइट पेपर था, उन सबको इकट्ठा करके एक कंक्लूजन बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है एचएसआरए। कई बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज थे, ध्यान रखना। इसका हमने उत्तर अल्फा क्यों दिया है, बिकॉज जो फणींद्र नाथ घोष थे, ही वाज अ, ये जो है इसने धोखा दिया, ही बिकम लाइक पब्लिक, जो प्रोसिक्यूटर थे इन्होंने ही रिवील कर दिया भगत सिंह वगैरह के बारे में। तो ये लेटर ऑन एसोसिएटेड थे, ठीक है। जो अजय घोष थे ये और जतिन नाथ, ये दोनों एचएसआर से नहीं जुड़े थे, जतिन नाथ लेटर ऑन जुड़े। बट इसमें जो प्रोमिनेंट है मेरे हिसाब से बच्चों, इसका सही आंसर भगत सिंह है। भगत सिंह ने ही एक्चुअली में इसका नाम चेंज करके भी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रखा था। सोशलिस्ट वर्ड जोड़ने वाले भगत सिंह थे। तो जो फाउंडिंग मेंबर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, है ना, चंद्रशेखर आजाद, और एक नाम उसमें कौन सा आता है, भगत सिंह का। ओके, तो इसलिए हमारे हिसाब से बच्चों इसका सही विकल्प जो उत्तर होगा इन दिए गए विकल्पों में से वो अल्फा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि नो चेंजेस। ध्यान रखेंगे जब 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हुआ, तो चौरी चौरा मूवमेंट के पश्चात गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। तो कई ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि हम इसी चीज को आगे लेके चले, हमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि नहीं, हमें कुछ और चीजें चाहिए, जैसे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में हमें अपनी सीटों को बढ़ाने की डिमांड रखनी चाहिए, हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। तो यहां पूछा गया है कि जो ग्रुप ऑफ नो चेंजेस में बिलोंग नहीं करते थे, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर है बच्चों विट्ठल भाई पटेल। ओके, अच्छा, ये आपको लीडर्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से लीडर। आपने ध्यान रखा होगा स्वराजिस्ट पार्टी बनाई गई थी 1923 में इसी चीज को लेकर के, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, तो सारे लीडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगला पूछा गया गादर मूवमेंट, आपको पता होना चाहिए। गादर मूवमेंट जो है लाला हरदयाल वगैरह इन सब के द्वारा स्थापित किया गया था, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को। लेटर ऑन गादर मूवमेंट को ज्वाइन भगत सिंह के द्वारा भी किया गया था। ओके, तो यहां पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर सही क्या है, सैन फ्रांसिस्को। अगला है न्यूज़पेपर को लेकर के। मैंने आपको बताया था कि आप अलग से एक लिस्ट तैयार करें जहां पर इन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जो प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज हैं उनके द्वारा संपादित मैगजीन, न्यूज़पेपर सब अलग एक तरफ लिखो। तो ध्यान रखेंगे यहां पर वॉइस ऑफ इंडिया नाम का जो न्यूज़पेपर है, यह दादा भाई नारोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और उन्होंने पूछा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसीलिए नवजीवन महात्मा गांधी जी बिल्कुल सही, मराठा, और इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक न्यूज़पेपर और प्रकाशित हुआ था, केसरी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली। तो बच्चों सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड विलेस्ले के टाइम पीरियड में आई थी, आप याद करो, और मैंने उसमें बताया था कि यहां ब्रिटिशर्स के द्वारा यह पॉइंट रखा गया कि जो भी हमारे संघ जुड़ेगा तो उस पर्टिकुलर राज्य को अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा, हमारी आर्मी रखनी पड़ेगी, आप किसी और पर्टिकुलर यूरोपियंस के साथ या भारतीय राज्यों के संग कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे बिना हमारी परमिशन के। तो इस तरह के कुछ प्रावधान सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत थे। तो देखो अगर आप इसका सेकंड ऑप्शन देखें कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यह अलाउ किया गया कि वो फ्रीली एंटर हो सकते हैं एग्रीमेंट में दूसरे रूलर्स के साथ, तो मैंने अभी आपको बताया कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप यूरोपियंस के साथ और दूसरे भारतीय राज्यों के साथ भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पूछा था कि जो नॉट वर्ड यूज किया गया जो गलत है, तो यही उत्तर भी हमारे हिसाब से उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, ब्रावो। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला हमारी आर्मी आप अपने पास रखो, हमारा एक बंदा हमेशा आपके दरबार में रहेगा, कोर्ट पर्सन, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में आपको हमारे इस मतलब आर्मी का खर्चा वगैरह भी उठाना पड़ेगा, लेकिन आप फ्री नहीं हैं किसी और के संग अपने आप को एंगेज करने में। तो दैट्स व्हाई इसका सही उत्तर हमने ब्रावो दिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष बच्चों, एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ध्यान रखना, एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि कभी ना कभी जो खत्म हो ही जाएगा, है ना। रिन्यूएबल का मतलब जब उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं एनर्जी क्रिएशन के लिए। तो ध्यान रखेंगे दिए गए विकल्पों में से वाटर जो यूजेबल है, देखो पीने का पानी बहुत कम है, आप समझते हैं पीने का पानी वैसे ही कम होता जा रहा है, सरकार कितने प्रकार की योजनाएं जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाती रहती है, कई ऐसे एनजीओ हैं, कई संस्थाएं हैं, कई प्रकार के एड्स आते रहते हैं कि भाई पीने का पानी वैसे ही कम होता जा रहा है। खासकर की न्यूज में आप सुनते रहते हैं भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो अभी भी पीने के पानी से विमुख हैं। तो वाटर यूजेबल जो कंडीशन में है वो एग्जॉस्टिबल भी है बट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको दोबारा से जो है रिफर्निश किया जा सकता है, लेकिन काफी कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि टू पिलर सॉल्यूशन पैकेज ऑफन सीन न्यूज रेफर्स। तो ध्यान रखना यहां पर ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया होगा मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रकार का कौन सा टैक्स होता है बच्चों, इनकम टैक्स। क्या है आपका इनकम टैक्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो वहां पर स्टेटमेंट में हमने मेंशन किया था। अगला क्वेश्चन आपके इसको कोवैक्सीन यानी कि कोरोना को लेकर है। ध्यान रखना कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन बनाई गई हैं उसके कई प्रकार के आधार हैं। उन आधारों में एक है इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड एमआरएनए वैक्सीन, वायरल वेक्टर बेस्ड। तो अगर आप कोविशील्ड को देखें तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन पर आधारित है। तो इसमें से सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अगर आप उसके इतिहास को देखें, अगर आप कोवैक्सीन के बारे में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कोवैक्सीन कैसे बनाई गई है, पैथोजन बेस पर बनाई है, स्पुतनिक और कोविशील्ड भी वायरल वेक्टर बेस बनाई गई है। तो इसलिए सही इसका उत्तर हमने दिया है चार्ली। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है यूनिकॉर्न कंपनी। अगर आप देखें यूनिकॉर्न कंपनी की परिभाषा ही स्टार्टिंग में दे दी गई है। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी जिसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना होगा, कम से कम डॉलर में 1 बिलियन। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिकॉर्न। ये डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान रखना यूनिकॉर्न कंपनी की डेफिनेशन दी गई है उन्होंने। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, उन्होंने पूछा है कि ये भी करंट अफेयर्स को लेकर है, जितने भी आपके सरकारें हैं, देश है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि बाय 2030 तक हम विश्व का जो भूमि है और जो ओशन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे कम से कम 30%, कम से कम 30%। तो टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030 एटलीस्ट 30%, ग्रह का 30% लैंड और ओशन को बचाना 2030 तक, इसी को 30-30 टारगेट कहा गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला ध्यान रखेंगे नीदरलैंड में एक लो फ्रीक्वेंसी एंटीना, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीना स्थापित किया गया है, उसी को लेकर क्वेश्चन आ गया है। यह भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तर आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा है मिडल ईस्ट क्वाड। ध्यान रखना जो क्वाड माने 4, ग्रुप ऑफ 4, तो ग्रुप ऑफ 4 में इजराइल, यूएई, यूएसए के अलावा इंडिया। ठीक है, इन 4 लोगों का जो है ये एक ग्रुप स्थापित हुआ है। फिर पिनाका, ये भी करंट अफेयर है, ध्यान रखना पिनाका और स्मर्क ये दोनों ही रॉकेट लॉन्चर्स हैं। दीज आर व्हाट, रॉकेट लॉन्चर्स है, दीज आर नॉट मिसाइल्स, ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं ये। ओके, ये करंट अफेयर से संबंधित आप देख सकते हैं कि हमने आपको रेगुलरली बच्चों को जो वीकली
हर सैटरडे को आपके ग्रुप में जो करंट अफेयर्स की लिस्ट आती थी, अगर आपने बच्चे ने उसको ढंग से पढ़ा है तो आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उससे हो पा रहे हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम कह सकता हूं 10 में से 8 क्वेश्चन आपके इसमें से मिल जाएंगे जो आपको प्रोवाइड हुए थे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो अब आपको लगेगा कि काश मैं ऐसा कर लेता, पढ़ लेता। बट एनीवेज रिमेंबर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये हिस्ट्री, आप जीके भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, इतिहास को लेकर के। पोस्ट हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इतिहास यानी कि जब 1950 के बाद का इतिहास। तो जो बांग्लादेश बनाया गया था, ध्यान रखना, इसकी शुरुआत मार्च 1971 से हो गई थी और उस समय जो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा जो है ये प्रयास शुरू कर दिए थे। और फिर आपने अगर इतिहास पढ़ा हो कि जब रशिया के द्वारा हमें समर्थन मिला, फाइनली बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान को भी पता चल गया था कि भाई इंडिया कार्रवाई कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करने की, और इसी वजह से जो लिबरेशन है इसका, इंडिया ने पहले ही उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था, क्योंकि वो एरिया जो है बांग्ला भाषा बोले जाने वाला था एरिया। आपने नाम सुना होगा एक फेमस लीडर का, मुजीबुर रहमान करके, ठीक है ना, जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा कैद भी कर लिया गया था। एनीवेज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, कैसे बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अगला पूछा है कि मार्च 2021, यस, भारत और बांग्लादेश के द्वारा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस बनाने का निर्णय लिया गया है। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स वाई इसका आंसर हमने क्या रखा है, चार्ली। अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर्स को लेकर है। भारत ने जो अभी रिसेंटली डील करी है वो रशिया के साथ डील करी है बेटा, AK-203 राइफल्स को लेकर के। ओके, चौथा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू, बहुत लंबे समय से आपने सुना होगा जर्मनी की जो चांसलर रही थी एंजेला मार्केल, फाइनली 2021 में एंजेला मार्केल को जो है रिप्लेस किया गया है, इनको सक्सीड किया गया बाय ओलाफ स्कॉल्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, भारत में जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर है। 56वें और जो 97वें ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दोनों सही हैं, नीलमणि फुकान और दामोदर मौजो को दिया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगर आपने ज्ञानपीठ अवार्ड्स, सरस्वती सम्मान, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, अगर ये सारे अवार्ड्स अगर आपने मेंशन करे थे तो आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व होता है। इस बार क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनिल मेनन। तो अनिल मेनन को लेकर उन्होंने पूछा है, आप जैसे ही अगर आप टाइप करेंगे अनिल मेनन, आपको एक फोटो आएगी, वो एक फिजिशियन है जिनको नासा ने सिलेक्ट किया है एज एन एस्ट्रोनॉट और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस चीज के लिए। तो यहां पर आपका उत्तर है विकल्पों में से चार्ली, अ फिजिशियन सिलेक्टेड बाय नासा टू बी अ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, फिर जो मेडन स्पेस मिशन है, आपको पता होगा गगनयान, काफी चर्चा में रहा था, गगनयान है वो 2023 का भी, उसको नाम क्या रखा है, गगनयान। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियन है किसने जीती है, तो बेटा इसका आंसर है मणिपुर। ये भी आपको करंट अफेयर्स में हमने मेंशन करा था। अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स, आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में करंट अफेयर्स आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से रीड करा करो। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स टू रीड एंड रिवाइज एंड मार्क। और देखो अगर आपने ढंग से पढ़े होते तो आपके काफी सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गए होते। मैं बोल रहा हूं 80% आपके क्वेश्चन उन्हीं करंट अफेयर से आपके आए हैं जो एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है खिजादिया बर्ड सेंचुरी को लेकर के। तो ध्यान रखना, जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है इट इज इन गुजरात। ये क्या है, गुजरात में। तो करीब 49 के आसपास रामसर साइट्स हैं। आपको मैंने रामसर साइट्स के बारे में भी बताया था कि ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, वहीं पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था और विश्व में जितने वेटलैंड्स हैं उनको बचाने का एक प्रयास शुरू किया गया है। तो गुजरात की ये खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है उससे संबंधित कि इट इज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट, बिल्कुल सही। ये उत्तर प्रदेश में है, ये गलत हो गया, तो इसलिए हमने इसका उत्तर दिया है अल्फा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, Which of the following countries has announced a plan? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के द्वारा ये बोला गया है, ये न्यूजीलैंड के द्वारा घोषणा की गई है कि हम 2025 तक इसको 5% तक ले आएंगे। ठीक है, 5% तक। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन फिर से आया हुआ है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को लेकर। मैग्नस कार्लसन का नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत फेमस है। भारत में भी जो है हमारे चेस चैंपियन मिस्टर आनंद साहब, उनके साथ भी इनका मैच हो चुका था, तो उसमें भी विनर यही हुए थे। मैग्नस कार्लसन ऑल्सो विजिटेड इंडिया, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ब्रावो, आपने वर्ड सुना होगा मैग्नस कार्लसन के बारे में। एनीवेज अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विंध्यावास। अब ध्यान रखेंगे, मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि 2021 में जो 21 और 22 में जो आपकी साइट्स अभी ज्वाइन हुई है उसमें मैंने नाम दिया था विंध्यावास, थोलका,
है ना, ये सारी सेंचुरीज को के बारे में, तो इनसे संबंधित उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। सारी रामसर साइट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सारी नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड भी है बेटा। इनमें से कुछ क्या है, मानव निर्मित भी झीलें हैं। बर्डिंग साइट्स है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सारी नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड भी है, तो दैट्स वाई पहली तीसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखो रामसर साइट को लेकर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैंने आपको कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बताए थे कि जिनके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, तो वही क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। ओके, चलिए अगला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, ये आपके इस पेपर का लास्ट आखिरी क्वेश्चन 2 बचे हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि ये अगेन करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टडी करने के लिए जो लॉन्च किया गया उसका जो नाम रखा गया है, तो इट इज जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, जो वहां जाकर के इसका अध्ययन करेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुरातत्व जो विभाग है उसके द्वारा 1200 जो है शताब्दी के आसपास, यानी कि 1200 बीसी बिफोर क्राइस्ट के आसपास के जो साइट्स हमें खोजी है, तो ध्यान रखना इट इज विसिनिटी मतलब नियर, विसिनिटी मतलब नियर थामीब्रानी रिवर के साउथ में, ठीक है, ये साउथ में ये खोजा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से संबंधित है। फर्क इतना है कि ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री बेस्ड आ गया है, और ये आपका क्वेश्चन किस बेस्ड आया है, ज्योग्राफी बेस्ड आया है। तो मैंने आपको बोला है जितने भी आपके सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में है, उसमें अगर आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करके चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर आएगी तो करंट अफेयर्स बेस्ड आएगी। अगर पिछले 6 महीने में उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का कोई टॉपिक करंट में है, तो डेफिनेटली यूपीएससी उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जीएस की क्लासेस आपको समझ में आई होगी, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब क्योंकि समय सीमा भी रहती है बच्चों हमारे पास, तो इसीलिए आप समझ पा रहे हैं, आपको आसानी हो गई कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने 13 साल के अनुभव के द्वारा हम बेस्ट और इंप्रूव और परफेक्शन की तरफ ही काम करते हैं, जिससे जो है बच्चों का भविष्य बने। हम यही प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं समझ सके, सीख सके और डिफेंस में जा सके। ऑलरेडी वी आर अ वेरी शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन डिफेंस सेक्टर। तो बच्चों प्रयास करते रहें, हमारे फोन नंबर्स जो दिए गए हैं उन पे गाइडेंस लें, हम बात करें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द एसएसबी क्लासेस, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट फ्रॉम 18th अप्रैल। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। दोबारा से आपसे मुलाकात होती है एनडीए के पेपर को लेकर के। ओके।